प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले व्याख्यान में हमने बताया था जीआईएस क्या है और जीआईएस के अंग कौन कौन से हैं। जीआईएस के अंगों में 5 अंगों की हमने चर्चा कर ली थी। उसमें जो पहला अंग था वो हार्डवेयर, दूसरा अंग सॉफ्टवेयर, तीसरा अंग आंकड़ा जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, चौथा अंग है इसका प्रोसीजर और 5वां अंग इसका रहेगा पीपल। यदि प्रश्न ये आता है कि जीआईएस में आंकड़े का वर्णन कीजिए, तो आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा ही स्पष्ट करनी पड़ेगी। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बाद ही आप आंकड़ों पर आएंगे। किसी भी स्थिति में चाहे प्रश्न आता है जीआईएस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वर्णन कीजिए या जीआईएस में आंकड़ों का वर्णन कीजिए, तो आपको सबसे पहले परिभाषा ही स्पष्ट करनी पड़ेगी। तो परिभाषा की चर्चा इससे पहले व्याख्यान में विस्तार से हो गई थी। आज संक्षेप में फिर मैं परिभाषा को बता देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। जीआईएस क्या है? जीआईएस एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसमें भू संदर्भित धरातलीय तथा अधरातलीय आंकड़ों का अभिग्रहण, संग्रहण, परिचालन, विश्लेषण और प्रस्तरण किया जाता है। इस प्रणाली में न केवल ये काम होता है बल्कि आंकड़े की पुनः प्राप्ति भी इस प्रणाली में हो सकती है और इस प्रणाली में आंकड़ों को दोबारा भी डिस्प्ले किया जा सकता है, या ये कहिए इनका दोबारा भी प्रस्तरण किया जा सकता है, पुनः प्रस्तरण किया जा सकता है। जीआईएस की बहुत अधिक उपयोगिता है। जीआईएस हमें निष्कर्ष द्वारा किसी ठोस एनालिसिस द्वारा, विश्लेषण द्वारा किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने में हेल्प करता है। यानी हम डेटा कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर मैनिपुलेट करते हैं और हम एनालिसिस द्वारा किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और उस ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उन निष्कर्षों के आधार पर हम निर्णय भी ले सकते हैं, अपने निर्णय लागू भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों, जीएस के अंगों में 5 अंग बताए थे कल भी, वही दोबारा फिर डायग्राम दिखाया जा रहा है यहाँ। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीसरा आंकड़े जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, चौथा प्रोसीजर, इसकी भी आज संक्षेप में चर्चा करेंगे, और 5वें हैं पीपल। इसमें जो आंकड़े हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। अब प्रश्न उठता है कि जीआईएस में आंकड़े क्या है? डाटा इन जीआईएस। कई बार विद्यार्थी क्या समझते हैं कि वो बड़ी बड़ी सी टेबल होती हैं जिसमें संख्याएं लिखी होती हैं, वही आंकड़े हैं। केवल मैक्सिमम विद्यार्थियों को ज्यादातर यही परसेप्शन रहती है कि आंकड़े कुछ संख्याएं होती होंगी, कुछ हॉरिजॉन्टली लिखी होती हैं, कुछ वर्टिकली लिखी होती हैं, यही आंकड़े हैं। परंतु जीआईएस में आंकड़ों का अर्थ वो नहीं है जिसका जो अर्थ ज्यादातर विद्यार्थी समझते हैं, ज्यादातर लोग समझते हैं। जीआईएस में आंकड़े क्या हैं? यह आंकड़ों का अर्थ है भौगोलिक आंकड़े या भूस्थानिक आंकड़े, ज्योग्राफिकल, भौगोलिक, जियोस्पेशल, भूस्थानिक आंकड़े। और भूस्थानिक आंकड़े क्या होते हैं? हमारी ये धरती है, धरती पर बहुत सारे फीचर हैं। कहीं पर वन खड़े हैं, कहीं पर बस्तियां हैं, कहीं पर पहाड़ियां हैं, मैदान हैं, जंगल हैं, और कहीं पर सागर, महासागर, रेलवे लाइन, बस्तियां, बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं। इनमें कुछ सांस्कृतिक फीचर हैं और कुछ भौतिक फीचर हैं, प्राकृतिक फीचर हैं। धरती पर जो भी फीचर पाए जाते हैं उनके लोकेशन के बारे में, उनकी एक्सटेंशन के बारे में, उनकी बाउंड्रीज के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में सूचनाएं यहां कहलाते हैं जियोस्पेशल डाटा, या यहां डाटा का अर्थ धरती पर पाए जाने वाले फीचर्स की लोकेशन यानी अवस्थिति, उनका विस्तार, उनकी
जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज कह लीजिए, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक से है। यानी आंकड़ों का अर्थ यहाँ ये ना समझें कि लंबी चौड़ी टेबल है, ठीक है वो भी इसमें हो सकती हैं, परंतु आंकड़ों का अर्थ यहाँ विस्तृत रूप में देखिए। यानी भौगोलिक तत्व जो भी धरती पर पाए जाते हैं, चाहे वो मानव निर्मित है या प्रकृति द्वारा निर्मित है, सारे के सारे भौगोलिक तत्वों के अवस्थिति के बारे में, उनके विस्तार के बारे में, उनकी बाउंड्रीज के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, ये सारी की सारी सूचनाएं कहलाती हैं आंकड़े। तो आंकड़े का अर्थ यहाँ थोड़ा सा विस्तृत शब्दों में देखें विद्यार्थी। तो आंकड़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जीआईएस में, और ये एक ईंधन का काम करता है। अगर जीआईएस में आंकड़ा ही नहीं होगा तो काम नहीं होगा। विद्यार्थियों, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, पहला स्थानिक, दूसरा गैर स्थानिक। स्थानिक आंकड़े, गैर स्थानिक आंकड़े, दो मूल प्रकार बताए हैं आंकड़ों के। यहाँ आंकड़े की परिभाषा लिखी है, कुछ शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखा है, या पढ़ सकते हैं बाद में। तो दो आंकड़े बताए थे, दो प्रकार के आंकड़े बताए थे, स्थानिक आंकड़ा और गैर स्थानिक आंकड़ा। सबसे पहले हम स्थानिक आंकड़ों की चर्चा करेंगे। इसमें स्पेशल डेटा, स्थानिक आंकड़े। स्थानिक आंकड़े, अब ये देखिए फिगर देखिए, आप अच्छी तरह ध्यान से देखिए। इसमें बस्तियां हैं, बस्तियों का अर्थ है गांव है, नगर हो सकते हैं। ये सड़कें दिखाई गई हैं, ये आपका कॉलेज कह लीजिए, ये मान लीजिए कहीं ना कहीं वन क्षेत्र है, ये समुद्र है यहाँ, ये आपका घर हो सकता है यहाँ। संसार में फैले विभिन्न मैदान हैं, ये पहाड़ियां हैं। यानी इस चित्र में, इस बॉक्स में प्रकृति निर्मित फीचर भी दिखाए गए हैं, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, सड़कें भी दिखाई गई हैं, बस्तियां जो जिनका निर्माण मानव ने किया है, कॉलेज भी दिखाया गया है, वन भूमि भी दिखाई गई है। यानी ये सारे के सारे फीचर्स ये आंकड़े ही हैं, ये स्थानिक आंकड़े हैं। यानी इन फीचर्स की लोकेशन, इन फीचर की अवस्थिति कह लीजिए, उनका विस्तार कह लीजिए, इनकी सीमाएं कह लीजिए, ये सारे के सारे धरातलीय आंकड़े हैं। यानी दो प्रकार के आंकड़े बताए थे ना, धरातलीय और अधरातलीय। तो धरातलीय आंकड़ों की हम चर्चा कर रहे हैं। यानी धरातलीय आंकड़े हमें ये बताते हैं कि जो भी धरती पर फीचर पाए जाते हैं, जो भी धरती पर प्रकृति निर्मित पदार्थ पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, या जो मानव निर्मित चीजें हैं, जैसे कि बस्तियां हैं, सड़कें हैं, उनका अवस्थिति कहाँ है, उनका विस्तार कितना है, उनकी सीमाएं, उनकी बाउंड्रीज कहाँ है। यानी स्थानिक आंकड़ा हमें ये बताता है कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न फीचर्स का विस्तार, एक्सटेंशन और बाउंड्री क्या क्या है। यानी स्थानिक आंकड़े हमें धरती पर पाए जाने वाले फीचर की लोकेशन, एक्सटेंशन और बाउंड्रीज के बारे में ज्ञान करवाते हैं। जीआईएस में जो भी धरातलीय आंकड़े हैं, सारे के सारे धरातलीय आंकड़े हैं, इस बॉक्स में दिए हैं। इन धरातलीय आंकड़ों का जियो रेफरेंसिंग होना जरूरी है, इनका भू संदर्भित होना जरूरी है। और भू संदर्भित आंकड़े कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इससे पहले व्याख्यान में हमने चर्चा कर ली थी। यानी दोबारा फिर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। यानी मान लीजिए समुद्र है, इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। जीआईएस में हम जियो रेफरेंसिंग के लिए अक्सर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का प्रयोग करते हैं, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। यानी समुद्र का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, ये जो प्लेन है इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, प्लेन में कोई भी पॉइंट है उसका अक्षांशीय तथा देशांतरीय लोकेशन क्या है, आपके महाविद्यालय की, आपके सड़कों की, भवन की, आपके मकान की। यानी यहाँ जो भी आंकड़े हैं, कौन से स्थानिक आंकड़े, उनका जियो रेफरेंसिंग होना जरूरी है, उनका भू संदर्भित होना जरूरी है। और भू संदर्भित होने के लिए हम यहाँ अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं को लेते हैं जीआईएस में। परंतु ये ना समझे कि इससे डिफरेंट प्रणाली नहीं हो सकती, इससे डिफरेंट प्रणाली भी हो सकती है, परंतु उस प्रणाली का हमें जो उद्भव है, ओरिजिन है, वो पता होना चाहिए। आगे है जो आंकड़े दिखाने के ढंग कौन कौन से हैं। 3 विधियां आंकड़े दिखाने की। आंकड़े ये बताए थे मैंने आपको आंकड़े, और कौन से आंकड़े हैं ये आंकड़े हैं आपके स्थानिक आंकड़े, या धरातलीय आंकड़े कहिए इसको।
धरातलीय आंकड़ों की चर्चा कर रहे हैं हम। यहाँ धरातलीय आंकड़ों को दिखाने की विधियां कौन कौन सी हैं, यहाँ ये दिखाई गई हैं। 3 विधियां हैं धरातलीय आंकड़ों को दिखाने की। एक पॉइंट मेथड है, एक लाइन मेथड है और पॉलीगन मेथड है। बिंदु विधि, रेखा विधि और बहुभुज विधि। बिंदु, रेखा, बहुभुज। विद्यार्थियों, वास्तव में इन विधियों का उद्भव कैसे हुआ? आप अगर देखें, कोई भी आंकड़ा जो स्थानिक आंकड़ा है, या तो वो बिंदु के रूप में होगा या कोई ना कोई लाइन के रूप में होगा। मान लीजिए यहाँ कोई कुआं है, या यहाँ इस पॉइंट पर कोई पोल है जहां ये आपका कर्सर है, तो वो क्या हुआ? बिंदु हुआ। और ये जो सड़कें क्या हुई? ये रेखा के रूप में हुई। वन क्षेत्र क्या हुआ? बहुभुज के रूप में हुआ। बस्तियां क्या हुई? बहुभुज के रूप में हुई। पहाड़ी बहुभुज के रूप में, मैदान बहुभुज के रूप में, ओशियंस बहुभुज के रूप में। यानी जो धरातल पर फीचर पाए जाते हैं उनकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। या तो बिंदु के रूप में दिखाए जाएंगे, या तो बिंदु हो सकता है वो, यानी बिल्कुल कम स्थान घेरेगा, या लाइन रेखीय हो सकता है प्रतिरूप, या वो कोई ना कोई बहुभुज हो सकता है। तो इस आधार पर 3 विधियों का उद्भव हुआ, पॉइंट मेथड, लाइन मेथड और पॉलीगन मेथड, बहुभुज विधि। पॉइंट मेथड सबसे हम पहले लेते हैं। पॉइंट मेथड क्या है? यानी पॉइंट मेथड में क्या है? पॉइंट मेथड में जो आंकड़े दिखाए जाते हैं, नाम से स्पष्ट है, उसको बिंदु द्वारा हम दिखाते हैं। मानचित्र पर बिंदु लगा देंगे, वो पॉइंट द्वारा हो गया डेटा का रिप्रेजेंटेशन। पॉइंट विधि द्वारा, पॉइंट मेथड द्वारा किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाएंगे? वे तत्व जो बहुत कम स्थान घेरते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं? ट्यूबवेल हो सकता है, आपका वेल हो सकता है, ट्री हो सकता है, पोल हो सकता है, टावर हो सकता है, कोई हट हो सकता है। यानी ये बहुत कम स्थान घेरते हैं, तो इनको हम मानचित्र पर दिखाएंगे बिंदु के रूप में। बिंदु के रूप में क्यों दिखाएंगे, अभी हम बताएंगे। अब यहाँ एग्जांपल लिया है पोल का। यहाँ ये पोल है, बहुत कम स्थान घेरता है ये पोल। ये पोल दिखाया गया है, यानी फीचर क्या है? फीचर यहाँ पोल। अब ये जो पोल है बिल्कुल कम स्थान घेरता है धरती पर, समझ गए होंगे। और धरती पर जितना इसने स्थान घेरा है, वास्तव में मानचित्र पर इसको दिखाया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं दिखाया जा सकता? मानचित्र पर यदि हम एक बिंदु लगाएंगे और मापक के अनुसार वो बिंदु भी ज्यादा जगह घेर लेगा, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, उसको कागज पर लेके आना है। मान लीजिए जींद जिला है, जींद जिले में आपके पास मानचित्र है, या हरियाणा का मानचित्र कह लीजिए, हरियाणा का मानचित्र, आपके घर के सामने कोई पोल खड़ा है, क्या आप उस पोल की अपने मानचित्र पर लोकेशन दिखा देंगे? चलो दिखा भी देंगे, परंतु जितना वो बड़ा बिंदु लगाएंगे वो ज्यादा स्थान घेर लेगा। किससे? जितना वास्तव में मानचित्र पर आना चाहिए उससे ज्यादा स्थान लेगा। क्यों? अगर मान लीजिए हरियाणा में 1,00,000 पोल हैं, क्या 1,00,000 बिंदु लगा देंगे हमारे आप हरियाणा के मानचित्र पर? यानी जो पोल ने स्थान घेरा है मानचित्र पर, वो वास्तव में ज्यादा है। यानी बिंदु द्वारा हम किनको दिखाएंगे? उन फीचर को दिखाएंगे जो बहुत कम स्थान घेरते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिए हैं, ट्यूबवेल, वेल, ट्री, हट, टावर एंड पोल। और वास्तव में मापक के अनुसार, मापक को अगर सही लें, इनको मानचित्र पर दिखाया ही नहीं जा सकता, परंतु फिर भी हमें दिखाना तो पड़ता है, दिखाना होता है, इसको हम दिखाते हैं। फिर हम जब दिखाते हैं, मानचित्र पर आ ही नहीं सकते ये, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन इसकी 0 होगी। यानी मानचित्र पर जो हम इसको दिखाएंगे, ना कोई लंबाई इसकी एज्यूम करेंगे, ना कोई चौड़ाई एज्यूम करेंगे। लंबाई 0, चौड़ाई 0। वास्तव में मानचित्र पर लंबाई भी 0 होगी इसकी, और चौड़ाई भी 0 होगी जो हम दिखाएंगे। जो आपका कार्टेशियन प्लेन है उसमें इसको हम बिंदु द्वारा दिखाएंगे। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस, और ये एक्स आपने
छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में इस प्रकार के पढ़े होंगे ये कार्टेशियन प्लेन, तो इसको हम बिंदु द्वारा दिखाएंगे। और एक्स वाई क्या हो सकता है, एक्स वाई में हम जियो रेफरेंसिंग भी हो जाएगा इसका, कैसे हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है, ऐसे देशांतरीय विस्तार कितना है, जियो रेफरेंसिंग भी हो जाएगा। दूसरा है लाइन विधि। लाइन विधि द्वारा हम उन फीचर्स, अच्छा चलो पहले इन चित्रों पर विचार कीजिए। ये आपका रोड है, ये आपका कैनाल है, नहर, ये आपकी रेलवे लाइन है। अब इन चित्रों पर जब आप विचार करेंगे गहनता से, तो आप ये पाएंगे कि इन चित्रों की लंबाई तो खूब सारी है। लंबाई, अब कैनाल है, पता नहीं कहां से आरंभ हुई हो, कहां समाप्त हुई हो। इसी प्रकार सड़कें बहुत लंबी लंबी हैं। इसी प्रकार रेलवे लाइन, इनकी चौड़ाई तो बिल्कुल कम होती है, इनकी लंबाई अधिक होती है। तो जब हम इन फीचर्स को मानचित्र पर शो करेंगे, हम सोचो क्या हम इनकी चौड़ाई दिखा पाएंगे मापक के अनुसार? नहीं, मापक के अनुसार इनकी चौड़ाई नहीं दिखा पाएंगे। अगर आप एक लाइन भी खींचेंगे, वो भी ज्यादा जगह ले लेगी चौड़ाई में, जितनी फीचर की वास्तव में मानचित्र पर होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम इसको लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इनकी एक ही विमा रहेगी। इनकी चौड़ाई जब रिप्रेजेंट ही नहीं की जा सकती, तो इसकी चौड़ाई की विमा 0 होगी और लंबाई की विमा ही होगी। वास्तव में जो लाइन, जितनी जितनी मोटी लाइन होगी, जितनी चौड़ाई में वो कागज पर स्थान घेरेगी, वो चौड़ाई भी ज्यादा होगी। तो इसलिए चौड़ाई की विमा इसमें 0 होगी और लंबाई की विमा इसमें केवल होगी। और जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में हम इनको जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट होंगे, उनको कोऑर्डिनेट को आपस में मिलाकर, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन कोऑर्डिनेट्स को हम मिलाकर दिखाएंगे। यानी कोऑर्डिनेट्स के मिलान से जो बनेगी वो रेखा का निर्माण होगा। और ये रेखा एक बिल्कुल सरल भी हो सकती है, पॉइंट ए पॉइंट बी, बस हो गई रेखा, पॉइंट सी तक हो सकती है। यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई गई है, और कॉम्प्लिकेटेड भी ये रेखा हो सकती है। तीसरी विधि है पॉलीगन विधि, बहुभुज विधि। बहुभुज विधि में वो त्रिभुजाकार हो सकती है, चतुर्भुजाकार हो सकती है, पंचभुजाकार, षटभुजाकार, सप्तभुजाकार, वृत्ताकार, एंड जितने भी हो सकती हैं। बहुभुज वास्तव में क्या है, परिभाषा देखिए। पॉलीगन डेफिनेशन, एरिया सराउंडेड बाय लाइंस, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। तो पॉलीगन मेथड से हम उन फीचर को रिप्रेजेंट करेंगे जिन फीचर्स की वास्तव में लंबाई भी खूब सारी है और चौड़ाई भी खूब सारी है। आप सोचिए, वन क्षेत्र है लंबा चौड़ा, उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। गंगा सतलुज का मैदान है, कितना विस्तृत मैदान है, इसकी लंबाई भी है कुछ और चौड़ाई भी है। इसी प्रकार काली मिट्टी का प्रदेश भारत में, इसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है। अब देखिए कितना लंबा चौड़ा एरिया है, यानी सारी के सारा जो एरिया है वो पॉलीगन ही है। हिमालयन माउंटेन, यानी इस प्रकार के जो विस्तृत क्षेत्र होते हैं, जिनकी लंबाई भी खूब सारी होती है, चौड़ाई भी खूब सारी होती है, उनको हम बहुभुज द्वारा दिखाते हैं। अब यहाँ फॉरेस्टेड लैंड है, ये बहुभुज है। इसमें देखिए इसकी लेंथ भी सफिशिएंट है और इसकी जो विड्थ है वो भी सफिशिएंट है। यानी इसको यदि हम मानचित्र पर दिखाएंगे मापक के अनुसार, आपके हाथ में मानचित्र है, मापक पर इस फॉरेस्टेड लैंड को दिखाएंगे या गंगा सतलुज के मैदान को दिखाएंगे, तो इसमें आपके मानचित्र पर लंबाई भी दिखाई जा सकेगी इसकी, और इसकी चौड़ाई भी दिखाई जा सकेगी। यानी मापक के अनुसार मानचित्र पर लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई जा सकेंगी। तो इसका अर्थ है इसमें दोनों विमाएं दिखाई जा सकेंगी, लेंथ भी दिखाई जा सकेगी और विड्थ भी दिखाई जा सकेगी। यानी इस प्रकार का जब हम प्रदर्शन करेंगे मानचित्र पर, वो बहुभुज बन जाएगी आपकी। अब कार्टेशियन प्लेन में कैसे दिखाएंगे? कार्टेशियन प्लेन में जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6, और इसको फिर पुनः मिला देंगे। यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी सेम होगा तभी बहुभुज बनेगी। स्टार्टिंग पॉइंट इज x1 y1 and ending point is also x1 y1,
तो इस प्रकार आपकी ये बहुभुज बन जाएगी। यानी बहुभुज में जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट होते हैं उन कोऑर्डिनेट को हम अगर आपस में मिला दें और जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक हो तो बहुभुज का निर्माण हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है, वे क्षेत्र जिनका खूब सारी लंबाई है, खूब सारी चौड़ाई है, यानी खूब विस्तृत क्षेत्र हैं, उनको हम बहुभुज द्वारा दिखाएंगे। इसमें दोनों विमाएं दिखाई जा सकेंगी क्योंकि लंबाई और चौड़ाई भी है। मानचित्र पर मजे से लंबाई भी दिखाई जाएगी, चौड़ाई भी दिखाई जाएगी। जबकि इससे पहले सड़क की बात हुई थी, जब लाइन मेथड की बात हुई थी, क्या सड़क की चौड़ाई दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। इसमें केवल लंबाई दिखाई जा सकेगी। इससे पहले बिंदु विधि की बात हुई थी कि भाई पोल है हमारे पास, पोल की ना कोई लंबाई होगी ना कोई चौड़ाई होगी मानचित्र पर, तो इसकी डायमेंशन 0 होगी। तो इस प्रकार ये 3 विधियां हैं स्थानिक आंकड़ों को दिखाने की। अब है गैर स्थानिक आंकड़े कहिए या धरातलीय आंकड़े कहिए, अधरातलीय आंकड़े कहिए या एट्रीब्यूट्स कहिए, बात एक ही है। अधरातलीय आंकड़े कौन से हैं या एट्रीब्यूट्स क्या हैं या लाक्षणिक आंकड़े कहिए, एट्रीब्यूट्स लाक्षणिक आंकड़े। लाक्षणिक आंकड़े जो स्थानिक आंकड़े हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं, उनके लक्षणों के बारे में बताते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हम देते हैं। अब विद्यार्थियों, आपका कॉलेज है, ये है आपका कॉलेज की सीमा है। ये क्या हुआ? स्थानिक आंकड़ा हुआ, स्थान से जुड़ा है ये कॉलेज, स्थानिक आंकड़ा हुआ। अब स्थानिक, इस कॉलेज में 800 स्टूडेंट हैं, 15 टीचर हैं, 27 कमरे हैं, 545 ड्यूल डेस्क हैं, 78% जो रिजल्ट है बीए फाइनल का है, क्लीन एंड ग्रीन कैंपस है। तो इस स्थानिक आंकड़े की विशेषताएं ये हैं, इस स्थानिक आंकड़े के लक्षण ये हैं। तो जब हम स्थानिक आंकड़ों के लक्षण बताते हैं, वे चीजें, ये जैसे कि 800 स्टूडेंट, 15 टीचर, 27 रूम, ये सारे के सारे हुए लाक्षणिक आंकड़े या इसको विशेषताएं कहिए। यानी लाक्षणिक आंकड़े क्या हैं? लाक्षणिक आंकड़े जो आपका स्थानिक आंकड़े हैं, उन स्थानिक आंकड़ों के लक्षणों के बारे में बताते हैं कि उसमें और क्या है। यानी एट्रीब्यूट्स लाक्षणिक आंकड़े कहिए या विशेषताएं कहिए। किसकी विशेषताएं? स्पेशल डेटा की। स्पेशल डेटा क्या था? कॉलेज था। यानी जो चीजें, जो बातें, जो स्टेटमेंट स्थानिक आंकड़ों के लक्षणों के बारे में या विशेषताओं के बारे में जानकारी करवाए, वो लाक्षणिक आंकड़े हुए। ये सारे के सारे लाक्षणिक आंकड़े हैं। और देखिए, फॉरेस्ट लैंड स्पेशल डेटा है, स्थानिक आंकड़े हैं ये, स्थानिक आंकड़े फॉरेस्ट लैंड। अब फॉरेस्ट लैंड कह दिया, चलो ये तो क्षेत्र घेरा हुआ है, लंबाई है, चौड़ाई है। अब इसमें लिख दिया कि ये जो फॉरेस्ट है ये सदाबहार है और गहन जंगल है, यहाँ गहन वृक्ष खड़े हैं, सदाबहार और गहन जंगल। तो जब कह दिया सदाबहार और गहन जंगल, तो ये आंकड़े हुए नॉन स्पेशल डेटा, या ये कहिए लाक्षणिक आंकड़े, इनको हम कहते हैं। यानी एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट, ये लाक्षणिक आंकड़े हैं। और एग्जांपल देते हैं। अब ये पहाड़ी है, पहाड़ी स्थानिक आंकड़ा है, परंतु हमने कह दिया इस पहाड़ी की ऊंचाई 3515 मीटर है। जब ये कह दिया पहाड़ी की ऊंचाई 3515 मीटर है, तो ये लाक्षणिक आंकड़ा हुआ, या ये कह लीजिए गैर स्थानिक आंकड़ा हुआ। अच्छा, गैर स्थानिक आंकड़े संख्या के रूप में भी हो सकते हैं और केवल बिना संख्या के रूप में भी हो सकते हैं। इसको कहिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब यहाँ क्वालिटी बताई एवरग्रीन, ये भी लाक्षणिक आंकड़ा है। या संख्या दे दी 3515, ये भी लाक्षणिक आंकड़ा है। यानी ये संख्या के रूप में भी हो सकते हैं और गैर संख्या के रूप में भी हो सकते हैं। यानी या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। और यहाँ क्या है? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, क्वांटिटी। पर यहाँ क्या है? क्वालिटी बताई है, क्लीन एंड ग्रीन कैंपस, यानी ये भी आपका गैर स्थानिक आंकड़ा है। यानी सीधी सी बात है कि गैर स्थानिक आंकड़े स्थानिक आंकड़ों के लक्षणों
के बारे में बताते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। अब जो गैर स्थानिक आंकड़े, उनकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि स्थानिक आंकड़ा इनकम्प्लीट है गैर स्थानिक आंकड़ों के अभाव में, या लाक्षणिक आंकड़ों के अभाव में, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप मान लीजिए सिर्फ ये कॉलेज कहते हैं कि कॉलेज है हमारा, ये बस ये स्थानिक आंकड़ा हो गया। क्या महत्व हुआ स्थानिक आंकड़े का? जब तक हम कॉलेज के बारे में और चीजें नहीं बताएंगे, तभी स्थानिक आंकड़े का महत्व हुआ। तो स्थानिक आंकड़े के साथ जो भी गैर स्थानिक आंकड़े या लाक्षणिक आंकड़े जुड़े होते हैं, उनका अपना महत्व होता है। उनके बिना स्थानिक आंकड़ों का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। तो इसलिए आवश्यक है गैर स्थानिक आंकड़े भी जीआईएस में। अब हरियाणा स्टेट है, मानचित्र दिखा दिया हमने कि हरियाणा स्टेट है। अब हरियाणा स्टेट में केवल मानचित्र दिखा दिया, वो स्थानिक आंकड़ा हो गया। अगर हरियाणा स्टेट में हम नहीं बताएंगे इसमें कितनी इंडस्ट्री है, कितनी जनसंख्या है, कितनी एजुकेशन है, तो उस हरियाणा स्टेट के स्थानिक आंकड़े का कोई महत्व नहीं है, जब तक हम लाक्षणिक आंकड़े अटैच नहीं करेंगे। अब प्रश्न उठता है, क्या ये आंकड़े चाहे स्थानिक हो चाहे गैर स्थानिक हो, एक जैसे रहते हैं? क्या इनमें बदलाव होता रहता है? डियर स्टूडेंट्स, जो स्पेशल डेटा है, जो स्थानिक आंकड़े आमतौर पर नहीं बदलते। आपका कॉलेज है, बाउंड्री है, आमतौर पर आज देख लीजिए, कल देख लीजिए, परसों देख लीजिए, 2 साल बाद, 4 साल बाद ऑलमोस्ट नहीं बदलेगा, यही रहेगा। हाँ, इसके साथ जो गैर स्थानिक आंकड़े हैं या लाक्षणिक आंकड़े हैं, वो बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? ये आपका कॉलेज तो यही रहेगा। स्टूडेंट 800 इस साल है, हो सकता है अगले साल 900 हो जाए, हो सकता है 700 रह जाए, हो सकता है 15 साल बाद या 8 साल बाद 25 टीचर हो जाए। यानी गैर स्थानिक आंकड़े समय के साथ बदलते हैं, स्थानिक आंकड़े आमतौर पर नहीं बदलते। ये कुछ जो शब्दावली अंग्रेजी में प्रयुक्त हुई है, उनको हिंदी में बताया गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं, कई बार अंग्रेजी की शब्दावली समझ में ना आए। बहुभुज यहाँ दिखाई गई है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। अब है स्थानिक आंकड़ों के मॉडल क्या क्या है। स्थानिक आंकड़ों की बात हो रही है। जो स्थानिक आंकड़ों के मॉडल से क्या अभिप्राय है? वास्तव में जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ये कहा था ना जीआईएस क्या है? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, उसमें वास्तविक संसार के आंकड़ों को दिखाने का ढंग कहलाता है यहाँ मॉडल। वास्तविक संसार के आंकड़े कौन से हुए? पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, आपका कॉलेज, आपका स्कूल, आपकी सड़कें, वास्तविक संसार के आंकड़े हैं। यानी कंप्यूटर सिस्टम में वास्तविक आंकड़ों के दिखाने के ढंग को हम कहते हैं मॉडल। विद्यार्थियों, इस संसार में सूचनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक दो रूपों में होती हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में होती हैं, दूसरी फेनोमेना के रूप में होती है। अब ये समझिए ऑब्जेक्ट क्या है। स्थानिक आंकड़ों के जो खंडित रूप हैं, स्थानिक आंकड़े बताए थे ना, जो स्थान घेरते हैं। स्थानिक आंकड़ों के जो खंडित रूप हैं, यानी खंडित रूप का अर्थ है जिसका फैलाव छोटा, उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण यहां दिए गए हैं। पार्क है, छोटा सा विस्तार, एक खंडित आंकड़ा है, नियमित नहीं है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। बस स्टैंड है, ऑब्जेक्ट हुआ। आपका घर है, ऑब्जेक्ट हुआ। गांव, ऑब्जेक्ट हुआ। कुआं, खंबा, किला, पानी का सोता, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हुए। यानी ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो बिल्कुल छोटे क्षेत्र में फैले होते हैं और जिनका प्रदर्शन मानचित्र पर बड़े बिंदु के रूप में ही किया जाता है ऑलमोस्ट। यानी ऑब्जेक्ट वो होते हैं। दूसरे होते हैं, यानी यहां बता रहे हैं कि वास्तविक संसार में सूचनाएं दो प्रकार की होती है, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में होंगी या फेनोमेना के रूप में होंगी। फेनोमेना क्या होते हैं? स्थानिक आंकड़ों के जो नियमित रूप हैं, जिनका जो फैलाव क्षेत्र है लंबा चौड़ा हो, वो फेनोमेना होते हैं। काली मिट्टी का प्रदेश, ये फेनोमेना है। गंगा सतलुज का मैदान, फेनोमेना है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश,
फेनोमेना। रॉकी पर्वतीय प्रदेश फेनोमेना है। गहन जंगल का प्रदेश फेनोमेना है। यानी सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट का फैलाव कम होता है, फेनोमेना का फैलाव ज्यादा होता है। अब विद्यार्थियों, वास्तविक संसार में जो सूचनाएं दो प्रकार की हुई, इन दो प्रकार की सूचनाओं के आधार पर ही जीआईएस में दो मॉडल विकसित हुए। दो मॉडल विकसित हुए। पहला मॉडल वेक्टर मॉडल, दूसरा रास्टर मॉडल। किसके आधार पर विकसित हुए? संसार में सूचनाओं के प्रकार के आधार पर, ऑब्जेक्ट के रूप में, फिनोमेना के रूप में। तो इस आधार पर दो मॉडल विकसित हुए, पहला वेक्टर, दूसरा रास्टर मॉडल। वेक्टर मॉडल वास्तव में जो आपके ऑब्जेक्ट हैं उनको दिखाने में बहुत ही अच्छा है, बहुत सूटेबल है। और रास्टर मॉडल जो आपके फेनोमेना थे उनको दिखाने में ज्यादा उपयुक्त है। विद्यार्थियों, पहले रास्टर मॉडल की हम चर्चा करेंगे, उसके बाद वेक्टर मॉडल की चर्चा करेंगे। रास्टर मॉडल में क्या है, अभी ये बताया था ना मैंने कि रास्टर मॉडल किसके लिए उपयुक्त है? इसके लिए उपयुक्त है, फेनोमेना के लिए उपयुक्त है। फेनोमेना यानी लंबा चौड़ा विस्तृत क्षेत्र है। इसमें जो आपके रास्टर मॉडल में है, जो विस्तृत क्षेत्र है, जो लंबा चौड़ा क्षेत्र है, उसको हम पहले विभिन्न रोज में और कॉलम में बांटेंगे। इस प्रकार हमने ये रो लगा ली, ये कॉलम ड्रा कर ली। तो रो और कॉलम लगाने के बाद वो क्षेत्र विभाजित हो गया। किसमें हो गया? ये छोटे छोटे ग्रिड बन गए, एक ग्रिड, अगला ग्रिड, अगला ग्रिड, अगला ग्रिड, अगला ग्रिड, ये ढेर सारे ग्रिड बन गए। और इन ग्रिड को हम सेल भी कहते हैं, और जीआईएस में इसको हम पिक्सल भी कह देते हैं। और ये जो ग्रिड कहिए या सेल कहिए या पिक्सल कहिए, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन वो मिट्टी की हो सकती है, इंफॉर्मेशन वो वनों की हो सकती है, आपके गांव की हो सकती है, खेतों की हो सकती है, भूमि उपयोग की हो सकती है। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की छोटी से छोटी इकाई है। छोटी से छोटी इकाई क्या है? पिक्सल या ग्रिड कहिए या सेल कहिए। अभी मैंने क्या बताया, रोस्टर मॉडल में हम क्या करते हैं, जो विस्तृत क्षेत्र है उसको रोज में और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रोज और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या निर्माण होगा? ग्रिड का निर्माण होगा, सेलों का निर्माण होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये इसका शेप आयताकार हो या वर्गाकार हो। इसका शेप वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, पंचभुजाकार, षटभुजाकार, सप्तभुजाकार, अष्टभुजाकार, कोई भी इसका आकार हो सकता है इस सेल का। अब ये इस सेल को हम पिक्सल कहते हैं, और ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की छोटी से छोटी इकाई है। यानी सबसे पहले तो आप रोस्टर मॉडल में इन चीजों के बारे में बताएंगे कि सेल का डिवीजन क्या हुआ है, सेल का महत्व क्या है। अब हम बताएंगे कि इसमें हम डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, जीआईएस में हम काम कैसे करते हैं। हम जो हमने अभी चर्चा की थी कि ग्रिड कहिए या सेल कहिए या पिक्सल कहिए, प्रत्येक जो पिक्सल है उसको एक वैल्यू अलॉट कर देते हैं। उस वैल्यू को हम एट्रीब्यूट वैल्यू कहते हैं। एग्जांपल से यहां समझिए, मान लीजिए आप मिट्टियों का अध्ययन कर रहे हैं और आपके भारत में 10 प्रकार की, 15 प्रकार की मिट्टियां हैं, 10 प्रकार की मिट्टियां हैं मान लीजिए। तो मिट्टी का मैप पर क्लिक करेंगे और मिट्टी का मैप कैसे डिवाइड होगा? वो ग्रिड्स के और पिक्सल के रूप में डिवाइड होगा। एक विशेष प्रकार की मिट्टी के लिए एक विशेष हम वैल्यू फिक्स कर लेंगे। मान लीजिए जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश है, उसके लिए हमने 1 फिक्स कर लिया, काली मिट्टी के लिए 2 कर लिया। यानी जिन जिन ग्रिड में काली मिट्टी है वहां उन ग्रिड में 2 लिख देंगे, और जिन जिन में जलोढ़ मिट्टी है उनमें 1 लिख देंगे। यानी हम जो भी ये ग्रिड हैं या सेल हैं या जो पिक्सल हैं, इन पिक्सल को हम वैल्यू अलॉट कर देंगे, जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट, या उसका लक्षण कह लीजिए। हाँ, एक और ध्यान रखें विद्यार्थी
कि प्रत्येक जो ग्रिड है या सेल है ये भी जियो रेफरेंस्ड होनी चाहिए, और होगी, क्योंकि ये सारा का सारा जियो रेफरेंस है, तो प्रत्येक सेल और ग्रिड भी जियो रेफरेंस्ड होगी। कई बार विद्यार्थियों के मन में ये बात आती है कि ये जी साइज कितना बड़ा होगा इस सेल का। विद्यार्थियों, इस सेल का साइज अगर हम मापक का मानचित्र लें, 1:50,000 लें, तो इसका जो मानचित्र पर जो साइज होगा वो 3 मिलीमीटर गुणा 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर कह रहा हूं मैं, सेंटीमीटर नहीं, 3 मिलीमीटर गुणा 3 मिलीमीटर। देख लीजिए कागज पर कितना छोटा होता है। अगर हम जमीन पर उसको लें, स्केल का ध्यान रखें विद्यार्थी, 1:50,000, तो पर ये होगा 3 गुणा 3 मिलीमीटर, और जमीन पर होगा ये 2.5 हेक्टेयर। फिर उसी बात पर आते हैं कि भाई हम प्रत्येक पिक्सल को एक वैल्यू अलॉट कर देते हैं, और वैल्यू अलॉट करने से पहले हमें ये सोचना, निर्धारित करना पड़ेगा हम किसका अध्ययन कर रहे हैं। सारी की सारी चीजें इकट्ठी नहीं आएंगी, उसमें इकट्ठा मिट्टी आ गया, और इकट्ठी उसमें मिट्टी भी उसी में आ गई, वन भी उसी में आ गए, लैंड यूज भी उसी में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में जो जीआईएस में डाटा डिफरेंट लेयर में बटा होता है। पहले हम कोई एक लेयर लेंगे, मान लीजिए सोयल की लेयर है, तो सोयल के लेयर के लिए पिक्सल की वैल्यू देंगे। उसके बाद विभिन्न जो पक्ष हैं वो लेते रहेंगे, और इस प्रकार हम अध्ययन करते रहेंगे। अब प्रश्न आता है कि हम इस डेटा को, 3 प्रकार का हमारा डेटा हुआ, क्या हम केवल क्षेत्र विस्तार को ही, या क्या केवल फेनोमेना को ही, रोस्टर मॉडल फेनोमेना को ही दर्शा सकता है? नहीं, वो पॉइंट की जो पॉइंट के जो फीचर हैं उनको भी दिखा सकता है, लाइन के फीचर उनको भी दिखा सकता है। पॉइंट के फीचर किस द्वारा दिखाए जाएंगे? सिंगल सेल द्वारा दिखाए जाएंगे। लाइन किस द्वारा दिखाई जाएगी? मान लीजिए कई सेल इकट्ठे हों, ये मैं दोबारा चित्र खोलता हूं, एक सेल ये है, अगला सेल ये है, अगला सेल ये है, अगला सेल ये है, अगला सेल ये, तो ये सेल आपस में मिल जाएंगे लाइन को दिखाने के लिए। इसी प्रकार जो आपका पॉलीगन है, पॉलीगन का डेटा ग्रुप हो जाएगा, विभिन्न सेल का ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप द्वारा दिखाएंगे। और विद्यार्थियों यहाँ भूलवश ये डायग्राम रह गया है, अगले पेज पर नहीं है। नोट्स में आप अगर आप देखेंगे डायग्राम आप देख पाएंगे, उसमें क्लियर किया है कि पॉइंट में, पॉइंट का जो लोकेशन है वो कैसे रहेगी, लाइन कैसे दिखाई जाएगी, और पॉलीगन डेटा कैसे दिखाया जाएगा। अब दूसरा मॉडल है वेक्टर मॉडल। वेक्टर मॉडल बताया था वास्तव में किसके लिए उपयुक्त है? वास्तव में ये उपयुक्त है, 2 प्रकार के आंकड़े बताए थे ना अभी। पहला बताया था ऑब्जेक्ट और दूसरा फिनोमेना। वास्तव में ये ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा उपयुक्त है, परंतु ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही इस द्वारा दिखाया जा सकता है। इस द्वारा जो लाइनें हैं, लाइन डेटा है वो भी दिखाया जा सकता है, और पॉलीगन डेटा है वो भी दिखाया जा सकता है। अब वेक्टर मॉडल में डेटा डिफरेंट कोऑर्डिनेट द्वारा दिखाया जाता है। अब ये देखिए वेक्टर मॉडल है, वेक्टर मॉडल है, यहाँ एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये पार्क, इस बिंदु द्वारा पार्क दिखाया है, इस बिंदु द्वारा कुआं दिखाया है, इस बिंदु द्वारा ट्री दिखाया है। वास्तव में पॉइंट डेटा है, यानी पॉइंट डेटा कैसे दिखाया जाएगा? बिंदु बिंदु बिंदु। इसी प्रकार अगले में लाइन डेटा दिखाया है, अगले में जो क्षेत्र का डेटा है या फिनोमेना दिखाया गया है। यानी इसमें सीधी सी बात है कि डेटा को शो करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है जगह जगह। इन कोऑर्डिनेट्स को आपस में मिला गया है, और जो हर कोऑर्डिनेट है वो जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड होता है, यानी उसका अक्षांशीय और जो देशांतीय जो लोकेशन है क्या है, अवस्थिति क्या है, वो जानकारी होती है या होनी चाहिए। और जो प्रत्येक जो कोऑर्डिनेट है उसके साथ हम एट्रीब्यूट भी अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ ये वेल है, एट्रीब्यूट क्या हुआ? पक्का है ये,
तो इसके साथ एट्रीब्यूट कर देंगे पक्का। गहराई 20 मीटर, पक्का 20 मीटर, ये एट्रीब्यूट भी इसके साथ हम अटैच करते हैं। यानी सीधी सी बात है कि वेक्टर मॉडल में आंकड़ों को हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट द्वारा दिखा सकते हैं, और वेक्टर मॉडल में बिंदु का आंकड़ा भी दिखाया जा सकता है, लाइन का आंकड़ा भी दिखाया जा सकता है, और क्षेत्र का आंकड़ा भी दिखाया जा सकता है। और इसमें हर बिंदु ज्योग्राफिकली रेफरेंस्ड होता है, और हर बिंदु के साथ, हर कोऑर्डिनेट के साथ हम उसका जो एट्रीब्यूट है वो भी हम अटैच कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, वास्तव में ये जो मॉडल है ये ज्यादा सूटेबल तो ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए है और लाइन डाटा को दिखाने के लिए है, क्योंकि आसानी से दिखा देंगे इससे, परंतु इस द्वारा हम जो आपका फेनोमेना है या बहुभुज है या विस्तृत क्षेत्र है वो भी हम दिखा सकते हैं। कैसे डिफरेंट डेटा शो किया जाएगा? पॉइंट डेटा सिंगल कोऑर्डिनेट द्वारा, ये दिखाया है पॉइंट डेटा सिंगल कोऑर्डिनेट, पॉइंट डेटा, ट्री का डेटा, पार्क का डेटा और वेल का डेटा। दूसरे लाइन डेटा, लाइन डेटा के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। अब लाइन के लिए 2 कोऑर्डिनेट क्यों चाहिए? लाइन तभी बनेगी जब आप x1 और x2, x1 y1 और x2 y2 को मिलाओगे। कम से कम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं यहां जैसे कि ज्यादा दिखाए गए हैं। तो हमें लाइन डाटा दिखाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। और मान लीजिए कॉम्प्लेक्स लाइन है, उसके लिए बहुत सारे कोऑर्डिनेट चाहिए। कॉम्प्लेक्स लाइन है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, चलो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट देखिए। अब मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट यहाँ हो जाए, एक कोऑर्डिनेट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो वो क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स लाइन हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। जो आपकी सड़कें हैं, जो रेलवे लाइन है, जो नहरें हैं, वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स लाइनें बन जाएंगी। इसी प्रकार जो एरिया डाटा को दिखाने के लिए कम से कम 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। क्यों चाहिए कम से कम 3 कोऑर्डिनेट? अबे मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट यहाँ है, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ है, तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ है, तो कम से कम 3 कोऑर्डिनेट को बढ़ाएंगे तभी आपकी कोई ना कोई वो बनेगी पॉलीगन। 2 कोऑर्डिनेट से नहीं बनेगी, 2 कोऑर्डिनेट से केवल लाइन बनेगी। ए कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट है, ये केवल लाइन बनेगी। 3 कोऑर्डिनेट हो, एक कोऑर्डिनेट यहाँ, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ, तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ, तो 1 को, 2 को, 3 को आपस में मिला देंगे, तब ही आपकी पॉलीगन बनेगी। तो विद्यार्थियों, इसके द्वारा एरिया डेटा भी दिखाया जा सकता है। कम से कम 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। यहाँ हमने एरिया डेटा दिखाया है। अब इसमें कुछ मैंने हर जगह वैल्यू नहीं लिखी, x1 y1, यहाँ x2 y2 था, नहीं लिखा ताकि भीड़ ना हो जाए। x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6, x7 y7, और फिर ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट 1 हो गया, तभी ये पॉलीगन बनी। तो इसमें 8 कोऑर्डिनेट है, 8 कोऑर्डिनेट यानी बहुभुज बन गए। इससे फॉरेस्टेड लैंड दिखाया गया है। अब प्रश्न है कि जो स्पेशल डाटा है, जो आपका डाटा है, वास्तव में जीआईएस में एनालिसिस के लिए 3 डायमेंशन होनी चाहिए डाटा की। एक स्पेशल डायमेंशन, स्थानिक, टेम्पोरल, समय से संबंधित, थीम, जो उसके गुण धर्म विशेषता उससे संबंधित। यानी जीआईएस में सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, एक सॉलिड कंक्लूजन निकालने के लिए जीआईएस में डेटा की 3 डायमेंशन दी होनी चाहिए। स्पेशल डायमेंशन यह दिखाता हूं कैसे क्या होती है। अब दिल्ली का जो है वो स्पेशल है, यानी स्थानिक डायमेंशन ये है, स्थानिक आंकड़े से संबंधित है। स्थानिक डायमेंशन, स्थानिक आंकड़े कई बार बता चुके हैं क्या है। अब दूसरी है थीमेटिक, एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री, ये थीम हुआ, इसका थीम हुआ, टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर में एग्जैक्ट बता भी दिया कितना है। यानी दिल्ली की जो विस्तार है, दिल्ली की जो लोकेशन है, दिल्ली की जो बाउंड्री है, वो स्पेशल डाटा हुआ। थीम टेम्परेचर का है, 35 डिग्री टेम्परेचर है, ये एट्रीब्यूट डाटा कहिए, ये इसको थीम कहिए, थीमेटिक डाटा कहिए। दूसरा है समय से संबंधित, टेम्पोरल। यानी जीआईएस में सही कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए डेटा की 3 बीमाएं होनी जरूरी हैं।
स्थानिक बीमा भी, थीमेटिक बीमा भी और टेम्पोरल, जिसको हम स्थानिक बीमा कहते हैं, समय से स्थानिक, ये स्थानिक हुई, ये थीमेटिक थीम से संबंधित, और ये टेम्पोरल समय से संबंधित हुई। अब इस स्टेटमेंट को देखिए। अब आप सोचेंगे तीनों क्यों जरूरी है जी, एक से काम नहीं चलेगा। चलाइए एक से काम, देखिए क्या चलता है। अब स्थानिक बीमा क्या है, केवल दिल्ली, हम दिल्ली लिख दें, दिल्ली लिखने से, दिल्ली कहने से, दिल्ली का मानचित्र छाप देने से काम चलेगा? कौन सी क्या है, केवल दिल्ली लिखेंगे, ओनली स्पेशल डायमेंशन, एक डायमेंशन होगा। चलो इसको छोड़ो, केवल इस पर कांटा लगा दे, इसको ले लें, केवल इसको लेंगे, एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री, केवल ये लिख दें, केवल हम ये बीमा ले लें कि औसत तापमान 35 डिग्री, इसे काम चल जाएगा? सेंसलेस है। इन दोनों को छोड़ दिया, ये ले लिया मई, मई टाइम ले लिया, समय बीमा ले ली, टेम्पोरल डायमेंशन ले ली, इसका क्या अस्तित्व अकेले का? कोई अस्तित्व नहीं। इस बीमा का अकेले का कोई अस्तित्व नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं, अकेले अकेले का कोई अस्तित्व नहीं। अब कि चलो दो को इकट्ठा मिला के देखें, उनका कोई अस्तित्व हो जाएगा? नहीं। अब ये एग्जांपल है, दिल्ली 35 डिग्री सेल्सियस, ये भी, इसमें दो बीमाएं हो गई, स्पेशल और थीमेटिक, दिल्ली स्पेशल और 35 डिग्री थीमेटिक। अब इसमें 2 डायमेंशन हो गई, इसका भी कोई पूर्ण अर्थ नहीं है। 35 डिग्री कब, या सर्दियों में या गर्मियों में? चलो अगली दो ले लेते हैं, मई 35 डिग्री, इसको छोड़ दिया हमने स्थानिक बीमा को, तो मई 35 डिग्री लिया, तो यहां भी 2 डायमेंशन हो गई, एक समय से संबंधित है, दूसरा थीम से संबंधित है। परंतु मई 35 डिग्री अभी कहां का, क्या श्रीनगर का, क्या लेह लद्दाख का? यानी ये भी अपूर्ण है, 2 डायमेंशन को लेकर हम चलेंगे। दिल्ली में ये इसी प्रकार, ये भी इसमें 2 बीमाएं हो गई, एक स्थानिक बीमा हो गई और दूसरी हो गई समय से संबंधित बीमा, तो ये भी अपूर्ण है। यानी नो रेलेवेंस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स का अगर हम सिंगल बीमा को लें या 2 बीमा को ले लें, इनका कोई अर्थ नहीं है, सेंसलेस है ये। जब हम तीनों बीमाओं को क्लब करके चलेंगे, तीनों बीमाओं को इकट्ठी करके चलेंगे, तभी उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलेगा। अब ये 3 सर्कल हैं, एक सर्कल एक बीमा का, दूसरा सर्कल दूसरी बीमा का, तीसरा सर्कल तीसरी बीमा का, और जहां ये तीनों सर्कल काटेंगे, अब यहां मान लीजिए दिल्ली है, केवल इसको ले लें, काम नहीं चलेगा। थीम को ले लें 35 डिग्री, उसका काम नहीं चलेगा। केवल समय समय को ले लें, मई को ले लें, इसका काम नहीं चलेगा। यानी तीनों जब इकट्ठी होंगी, तीनों इकट्ठी होंगी, ये यहाँ तीनों का इंटरसेक्शन है, ये तीनों इकट्ठी होंगी तब काम चलेगा। यानी यहाँ ये लिखेंगे कि दिल्ली का औसत तापमान मई महीने में 35 डिग्री सेल्सियस है। अब मई कौन सी बीमा हो गई, समय, थीम हो गया 35 डिग्री, दिल्ली हो गया स्थानिक बीमा। ये तीनों बीमाओं को हम इकट्ठे ले लेंगे, तीनों को हम क्लब करेंगे, यहाँ तीनों बीमाएं क्लब की गई हैं, ये 3 सर्कल 3 बीमाओं को दिखाते, तीनों बीमाएं इकट्ठी लेंगे तभी इसका कोई ना कोई सेंस निकलेगा। यानी जीआईएस में निष्कर्ष निकालने के लिए स्पेशल, थीमेटिक और टेम्पोरल बीमा तीनों का होना जरूरी है। अगर एग्जाम में आपको लगता है क्वेश्चन लंबा हो गया है, तो ये स्पेशल, टेम्पोरल एंड थीमेटिक बीमा आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको लगता है बहुत लंबा हो गया प्रश्न। अगला पॉइंट है, अगला अंग है जीआईएस का। जीआईएस के अंग बताए थे ना, 5 अंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, प्रोसीजर चौथा अंग बताया था, और यूजर 5वां अंग बताया था। प्रोसीजर में क्या है, वो सारे के सारे स्टेप जो जीआईएस में काम करने के हैं, वो सारे के सारे प्रोसीजर में हैं। यानी वो सारे के सारे स्टेप या वो सारे के सारे विधियां, मेथड्स जो जीआईएस का काम कंप्लीट करने में काम आते हैं। पहला स्टेप ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे के सारे स्टेप कहिए, विधियां कहिए, वो सारे के सारे प्रोसीजर कहलाते हैं। और जो प्रोसीजर है वास्तव में सॉफ्टवेयर में ही डाला गया होता है। काम करना कैसे होगा, करेगा जीआईएस, वो सॉफ्टवेयर में ही डाला होता है। और जीआईएस का जो सॉफ्टवेयर है
वो इस ढंग से बना होता है कि उसमें प्रोसीजर डालकर हम सारे के सारे कि डाटा कैप्चर कैसे करेंगे, उसका भी स्टेप्स हैं, स्टोरेज का, मैनिपुलेशन का, एनालिसिस का और डिस्प्ले का, ये सारे के सारे इस ढंग से इसको डिजाइन किया होता है, ये सारे के सारे प्रोसीजर के अंग बन जाते हैं। यानी प्रोसीजर का सीधा सा अर्थ है कि हम कोई भी काम करने के लिए कौन-कौन सी विधियां या कौन-कौन से स्टेप प्रयोग करते हैं। और ये प्रोसीजर कहाँ डला होता है? सॉफ्टवेयर में डला होता है। और जो भी डिफरेंट स्टेजेस हैं, हर स्टेज के लिए, हर काम के लिए जिसमें एक प्रोसीजर निर्धारित होता है। आगे है यूजर। यूजर के बिना भी जीआईएस का काम नहीं चलता। जीआईएस का कोई अस्तित्व नहीं है यूजर के बिना। यूजर कौन है? हम हैं, आप हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट जो इस काम में लगे हुए हैं, सारे के सारे यूजर हैं। यूजर की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे सारा का सारा काम जो प्लान करना है वो यूजर ही करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कौन करेगा? वो भी यूजर करेंगे या पीपल करेंगे। पीपल भी इसको कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं। यूजर और पीपल बात एक ही है। यूजर एंड पीपल या यूजर ओब्लिक पीपल आप लिख सकते हैं। डाटा को एनालिसिस कौन करेगा? अपने आप तो वो कर नहीं देगा, यूजर या पीपल ही करेंगे। डिसीजन कौन लेगा? यूजर लेंगे डिसीजन। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उनको भी यूजर या पीपल करेंगे। यानी यूजर के बिना भी जीएस का कोई अस्तित्व नहीं है। और यूजर का काम है काम को प्लान करना, कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना और विभिन्न निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना और उनको लागू करना। तो ये था आपका जीएस का बचा हुआ शेष पोर्शन अंगों में जो बचा हुआ था। पहले इससे पहले जो व्याख्यान था इसमें 2 अंगों की चर्चा की थी, इसमें बचे हुए 3 अंगों की चर्चा की है। अमूमन जो प्रश्न आता है आंकड़ों से संबंधित आता है कि जीएस में आंकड़ों का वर्णन कीजिए। जब जीएस में आंकड़ों का वर्णन करने की बात आती है तो ऐसी स्थिति में आपको बेशक आप ये प्रोसीजर भी छोड़ सकते हैं और यूजर भी छोड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर प्रश्न लंबा हो जाता है तो स्पेशल टेम्पोरल थीमेटिक डायमेंशन ऑफ डेटा ये भी छोड़ सकते हैं। अन्यथा ये लिख दें तो बहुत बढ़िया है, अच्छा प्रभाव पड़ेगा प्रेक्षक के ऊपर। तो ये था आपका जो बचा हुआ प्रश्न। अब हम क्लास को लीव कर रहे हैं।